क्या वाकई बेअसर रहा मोदी फैक्टर, या विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर को समझने में अभी भी सफल नहीं हो पा रहा है? इस मुद्दे पर बात करेंगे विस्तार से। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री आवास पर 1 घंटे से एनडीए की बैठक चल रही है, सरकार गठन पर चर्चा हो रही है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है एनडीए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण 2024 के सरकार के गठन को लेकर, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज ही एनडीए गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और अब नई जिम्मेदारी के लिए, नई पारी के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ दावा पेश कर सकती है। लेकिन बात डिबेट लाइव में आज हो रही है मोदी फैक्टर की 2024 के चुनाव में। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ शुभ्रांश राय जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एनके सर, सबसे पहले आपसे, क्योंकि लगातार हमने लोकसभा चुनाव का विश्लेषण आपसे समझा है, क्या वाकई जो नतीजे हैं वो मोदी फैक्टर को बेअसर बताते हैं या ऐसा बिल्कुल नहीं है? नहीं, ये तो यूं हुआ कि हाथी को अंधे कैसे देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हमें हर पहलू को देखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का तीसरे टर्म में जो वोट परसेंटेज कम हुआ है वो सिर्फ 0.7% है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जनता ने मोदी को रिजेक्ट किया या जनता ने मोदी की मकबूलियत कम करके देखी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जो ये आप देख रहे चेंजेस आए हैं, ये आए हैं इसलिए कि जो छितरे हुए विपक्ष के वोट थे वो कुछ हद तक कंसोलिडेट हुए। कुछ हद तक, अगर पूरे हो जाते तो मोदी जी का पता भी नहीं लगता जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है पॉलिटिक्स में। लिहाजा मोदी जी अभी भी 0.7% का ड्रॉप हुआ है, जबकि जो गेन हुआ है इंडी गठबंधन को, वो उस कंसोलिडेशन की वजह से हुआ है। आप याद करिए, जो 2019 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो हर 3 आदमी जो वोट डालने गया उसमें 2 ने मोदी को वोट नहीं दिया था, सिर्फ 1 ने दिया था। 37.3% वोट थे बीजेपी के। इसका सीधा मतलब है कि अगर वो 63% का कुछ भी कंसोलिडेट हो जाता है तो मोदी जी के लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम ये ना समझे कि ये मोदी का रिजेक्शन है, बल्कि विपक्ष के वोटों का कंसोलिडेशन है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। ठीक है संजीव सर, यही सवाल आपसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा सर। खासकर बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इंडिया गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर जितना उनका टोटल बैठ रहा है टैली में, उससे भी हमारी 6 सीट ज्यादा हैं। कैसे विपक्ष, तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मोदी फैक्टर नहीं चला? देखिए, अब कोई क्या कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम भी क्या विश्लेषण करें उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। जो 240 सीट आई हैं बीजेपी की, उसमें से आप मान के चलिए कि 232-35 मोदी जी के नाम पे आई है। लेकिन ये भी मान के चलिए कि जो 60-70 सीटें कम हुई हैं, बीजेपी की 63 सीटें हैं, वो डिस्पाइट मोदी जी के तमाम कोशिशों और एफर्ट्स के बावजूद कम हुई हैं। तो अब जैसे इनके कह रहे थे कि इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जिसको हम कहते हैं, विपक्ष का एक होना, एक छतरी के नीचे आना, उसका फर्क पड़ा है। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क इस बात का, इस बार तो कांग्रेस अखिलेश साथ थे, समाजवादी, पिछली बार तो बीएसपी एसपी साथ थे, जो कि कागज़ पे इतना स्ट्रॉन्ग गठबंधन है, लेकिन नहीं बनी बात उस तरह से जो इस बार बनी। कुल मिला के बात ये है, जैसे कल एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक लाइन चल रही थी कि ये चुनावी नतीजे ऐसे हैं, और वो बात काफ़ी हद तक सही है कि जीता हुआ तो हारा हुआ लग रहा है, हारा हुआ जीता हुआ लग रहा है। क्योंकि जीतने वाले से उम्मीद थी कि वो कहीं ज़्यादा जीतेगा, उसने ऐसा माहौल बना हुआ था, उसका सपोर्टिंग मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था। हाँ, ठीक बात है, ये वैलिड पॉइंट है। शुभ्रांश, क्या आपको भी लगता है कि गलती बीजेपी ने सिर्फ ये कर दी कि नारा इस बार ये दे दिया कि अब की बार 400 पार, और चूंकि 400 पार नहीं हो पाया तो आप और विपक्ष के बाकी नेता कह रहे हैं कि नेकी साहब मोदी फैक्टर नहीं चला और बीजेपी तो हार रही है? अनुराग, देखिए 2-3 बातें तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अभी एनके सिंह साहब ने कुछ रैशनल नंबर गिनाए कि 0.7% कम हुआ।
अगर रेशनल नंबर के वजूद को हम लोग एक बार मान लें तो आसाम के चुनाव में बीजेपी को मिला है 31.43%, हमें मिला 37.43%, हमें मिला है 37.48%। हमें बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है, फिर भी हमारे सीट कम है। बात लोकप्रियता का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकसभा का चुनाव हर लोकसभा की सीट पर यह कहकर लड़ा कि मोदी चुनाव लड़ रहा है। तो जो 19 कैबिनेट मंत्री हारे हैं, इसका मतलब नरेंद्र मोदी 19 बार हारे जी। इसके अलावा जो इनकी अपनी ट्रेडिशनल 67 सीटें कम हुई, उन तमाम सीटों पे नरेंद्र मोदी हारे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम और आप ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं या ध्यान से देश को डाइवर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बनारस, जिसपे लास्ट के 5 दिन ना नरेंद्र मोदी जी का पूरा मीडिया नेटवर्क वहां हाजिर हो गया था। वहां बहुत मुश्किल से 6 चरणों तक पिछड़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते, नहीं तो 10 लाख वोटों से जीतने का दम्भ भरते थे। ठीक है। लखनऊ, भारतीय जनता पार्टी की ट्रेडिशनल सीट, मुश्किल से राजनाथ सिंह जी 80,000 वोट से चुनाव जीते हैं। इससे बड़ी बात और आपको नहीं दिख रही है कि जनता आपको नकार रही है। और दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अनुराग रुकिए, पहले बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 2 टेस्टिंग ग्राउंड थे, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा आसाम, जहां इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान और हर बात पे बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू करी थी। हर कमजोर लाचार आदमी के घर पे बुलडोजर चल जाता था, चाहे गुनाहगार उसका बच्चा रहा हो न रहा हो, खुद ही ये न्यायालय बन चुके थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया कि संविधान कैसे बचाया जाता है, ठीक है, और आसाम की जनता ने भी बताया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आसाम की जनता का दिया हुआ मैंडेट भाजपा के वोट से ऊपर है, दो बातें नहीं आई। 2 बातें आपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के बारे में कहा। 1957 में पंडित नेहरू की जीत का जो मार्जिन था वो सिर्फ 30,000 वोट का था। वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त के उस दौर के सबसे बड़े नेता थे। जीत का अंतर सिर्फ 30,000 वोटों का। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उनकी लोकप्रियता कम थी। आंकड़ा है, हार जीत का आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। पहली बात तथ्यात्मक बात है। आपने कहा तो मुझे सुन लीजिए, आप मुझे सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, ये तथ्यात्मक बात है। दूसरी तथ्यात्मक बात यह भी है कि जो टैली हम दिखा रहे हैं उसमें, जैसा इनके सर ने कहा कि वोट प्रतिशत 0.7 के आसपास ही सिर्फ कम हुआ है। यानी जो लोकप्रियता वोटों के लिहाज से 2019 में थी, लगभग कमोवेश वैसी स्थिति है। सीटें कम हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 60 लाख 65 लाख वोट और बढ़े हैं नई मतदाता सूची के हिसाब से बीजेपी के। शुभ्रांश, आप देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह कि क्या पंडित नेहरू ने उस समय कहा था कि मैं 10 लाख वोट से चुनाव जीत रहा हूं? या पंडित नेहरू की मीडिया ने उस समय प्रचार किया था कि हम 5,000 सीट लेकर आ रहे हैं गुप्ता टेंट हाउस से? उन्होंने नहीं कहा था। चुनाव में जीत का मतलब जीत होता है, हार का मतलब हार होता है। यही मैं कह रहा हूं, चाहे वो 100 वोट से। नहीं, आपने ये नहीं कह रहे हैं। मैं वाराणसी के संदर्भ में यही कह रहा हूं। जो फूलपुर के संदर्भ में आप कह रहे हैं वही वाराणसी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। अनुराग सुनिए तो सही, प्रभु ने बोलिए, आपको थोड़ा ध्यान से तसल्ली बख्श सुनिए। सवाल आप ये नहीं कह रहे। अगर आप ये कहते तो इस बात की विवेचना नहीं करते कि 0.7 वोट कम हुआ है। ये आप नहीं बता रहे हैं कि कितने करोड़ वोटर इस बार बढ़ गए हैं। इसका तो जिक्र ना आपने किया ना एनके सिंह जी ने किया। एनके सिंह जी पत्रकारिता की दुनिया के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। ये तो बताइए देश को कि कितने करोड़ वोटर इस बार बढ़े हैं। क्या 2019 में हमने, क्या 2019 में 62.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया था? अनुराग, हम बता देते हैं उसे। बता दीजिए एनके सर, वो बता दीजिए। बोलिए सर, आप ही बोल लीजिए पहले। एनके सर बता दीजिए। हम उसको भी बता देते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा, ये हमारा सब्जेक्ट है। बिल्कुल राय साहब, हमारा ये सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा आप तसल्ली से सुन लीजिए। मैंने पैन इंडिया कैरेक्टर बताया है, मैंने वाराणसी या यूपी नहीं बताया है। आप जब उस पर चर्चा करेंगे तो वो भी बताएंगे। पैन इंडिया कैरेक्टर में 0.7% वोट अगर पिछले, और ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा, संख्या नहीं। अब हम संख्या बता देते हैं। संख्या में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को करीब 60 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 1 करोड़ 80 लाख ज्यादा मिले हैं। बिल्कुल सही है, आप गौर करिएगा। कांग्रेस को 1 करोड़ 80 लाख ज्यादा मिले हैं और टोटल जो नंबर वोटर्स का है वो 6 करोड़ बढ़ा है। तो बिल्कुल बीजेपी को कम मिला है। 6 करोड़ में सिर्फ 60 लाख मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 1 करोड़ 80 लाख मिले हैं जी। हम इसके आगे भी बताए आपको। ये एफपीटीपी सिस्टम है। इसमें जब आप पॉपुलैरिटी को एनालाइज करते हैं तो आप करते हैं परसेंटेज ऑफ वोट से, आप सीट से नहीं करते।
लेकिन जब आप सरकार बनाने की बात करते हैं तो सीट आप से बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं कि अपोजिशन यूनिटी का एक प्रयास हुआ और वो काफी अच्छा प्रयास था, जिससे आज मोदी जी को डरना इस बात से चाहिए कि इंडिया और एनडीए के बीच में जो गैप है वो सिर्फ 2% का रह गया है। वो हो सकता है अगले चुनाव में उल्टा हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन एनालिसिस कर रहा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप सुन रहे हैं धैर्य से पिछले 10 मिनट से। क्या उत्तर प्रदेश का बीजेपी का खराब प्रदर्शन ही इस बहस का आधार बन रहा है कि देखिए साहब मोदी फैक्टर बेअसर रहा? देखिए, मोदी फैक्टर बेअसर नहीं है। जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है। अपोजिशन, एनके सिंह साहब ने बताया, अपोजिशन यूनिटी एक फैक्टर है। ये जो तीसरा इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी इम्पैक्ट होता है। फिर जो नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव्स जिनको हम कह रहे हैं, जो अपोजिशन ने मिलके कंबाइंड स्ट्रेटेजी के तहत, जिसके अंदर जो ग्लोबल लेवल पे भी कई जो एंटी इंडिया जो कंड्यूसिव नहीं थे मोदी जी की कार्यकाल को, स्ट्रांग लीडरशिप को, इंडिया के स्ट्रांग लीडरशिप को देखने के, उन लोगों के सपोर्ट भी उसमें था। वो ग्लोबल लेवल पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव है, जिनका कोई नैरेटिव का कोई सेंस नहीं है, जिन नैरेटिव्स को का डर का माहौल क्रिएट करना, तो उन नैरेटिव्स को भी वो ज़्यादा उनका भी इम्पैक्ट है। तो 10 साल का मोदी जी का सफल कार्यकाल, अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ना, विश्व में भारत की, नहीं सुन लीजिए, अब मैं तो 10 सुनाता हूं। बोले। तो विश्व लेवल पे भारत की साख का आगे बढ़ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे पहुंचना, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इन चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट है। और उत्तर प्रदेश में जरूर एक तरीके का सेटबैक है ही। उसका कारण तो एनालिसिस पार्टी आत्ममंथन करेगी। ये तो हम कह नहीं रहे कि हमने बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस कर दी और हम। संजीव सर थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करूंगा और दक्षिण भारत से शुरू करता हूं सर। केरल में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार खाता खुला है। आंध्र प्रदेश में राज्य में सरकार बना ली है, 3 सांसद मिल गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का है। वोट प्रतिशत भी काफी बढ़ गया, लगभग 4% से कम था, अब 11% से आगे चला गया है। तेलंगाना में सीटें डबल हो चुकी हैं, वोट प्रतिशत भी लगभग वैसा ही है। क्या आपको लगता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का आधार मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा है या ऐसा नहीं है? नहीं, मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा है। अनुराग, आप काफी सुलझे हुए एंकर हैं, लेकिन आज आपकी बात से मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि आप थोड़े से बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छी तरह से पचा नहीं पा रहे। आपको ये मानना चाहिए और सबको ये मानना चाहिए कि बीजेपी चुनाव जीती नहीं है, वो सबसे बड़े दल की तरह उभरी है और अच्छी संख्या से उभरी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस 2014 और 19 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रही है। और अगर वो इसी दिशा में बढ़ते रहे तो आगे जाके निपट भी सकते हैं, इलेक्शन हार भी सकते हैं। तो जैसे जीत का हमेशा श्रेय मोदी जी को दिया जाता था, तो अगर कमज़ोर परफॉर्मेंस है, टिकट गलत बटे, और अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे एंटी इंडिया नैरेटिव जो इंडिया अलायंस ने किया, तो ये मंगल सूत्र और मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे और मुजरा और ये सब कौन सा बड़ा प्रो इंडिया नैरेटिव था, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, भारत में हाँ दक्षिण में सीटें मोदी जी की वजह से बढ़ी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत ने दर्प और अहंकार की राजनीति को काफ़ी हद तक नकारा है, उसको रोका है। और विपक्ष अगर और संगठित होती या नहीं होती वो तो इफ एंड बट की बात है जी। लेकिन ये बात है कि भारतीय राजनीति 2014 से 2024 के बीच जिस तर्ज पर चल रही थी वो युग समाप्त हो गया है और भारतीय राजनीति बिजनेस एज यूजुअल के युग में वापस चली गई है। गठबंधन की राजनीति 240 सीट के साथ एक मिलीजुली सरकार चलाएंगे। ठीक बात है। नहीं, आप बात सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मेरी बात समाप्त होने दीजिए अगर आपने बुलाया। बोलिए सर। मिलीजुली सरकार चलाएंगे और मिलीजुली सरकार के जो भी कमी और स्ट्रेंथ्स होती हैं उसके साथ अगर वो सहज होंगे तो सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। अगर पहले जैसा रवैया अपनाएंगे 2014 से 24 का तो मिलीजुली सरकार नहीं चल पाती उस रवैये से। ठीक है। संजीव सर, 1984 के इलेक्शन के बाद पिछले 40-42 साल में जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 1991 में कांग्रेस पार्टी को 232 सीटें मिली थी।
2004 में कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें मिली थी, 2019 में कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली थी। 3 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई और तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो टैली है उससे कम सीटें रही हैं। क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत खराब प्रदर्शन है? नहीं, लेकिन 2004 से 14 जिस तरह से सरकार चली, खासकर 2009 से 14, उसका खामियाजा ही तो 42 सीट पे आके निपटी। क्योंकि जब आप गठबंधन सरकार चलाते हो तो आप कई जनों से दबना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार अपनी मनमर्जी के खिलाफ बातें माननी पड़ती हैं, तो वो गठबंधन की प्रॉब्लम होती है। नरसिम्हा राव ने सरकार चलाई, वो करीब करीब वही नंबर था जो आज मोदी जी का आया है, 236 और 240 जी ना। तो अगर नरसिम्हा राव की स्टाइल से सरकार चलेगी, उस तरह से जेएमएम के लोग भी जैसे तब एडजस्ट हुए थे, अब की बार दूसरी किसी पार्टी के होंगे, ठीक है, तो उसका इतिहास में कई उसने बहुत अच्छे काम किए। भारत में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम उस काल में शुरू हुआ। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भारत जैसे देश के लिए एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बजाय एक अच्छी मिलीजुली ऑनेस्टी, ईमानदारी से चलाई जाने वाली गठबंधन सरकार ही भारत की महत्वाकांक्षा और भारत की विविधता को ज्यादा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करता है, रात-दिन कोई एकला चलो रहे और मैं ही सब कुछ और मेरा ही सब कुछ। ठीक, वैलिड बात सर। लेकिन एनके सर, जो बुनियादी चीज मैं जानना चाह रहा था वो ये कि पिछले 40-45 साल में बीजेपी की आज की टैली से कम टैली के साथ कांग्रेस पार्टी ने 15 साल सरकार चलाई है। क्या वाकई वो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है कांग्रेस का? और क्या वाकई उसके आधार पर भी कांग्रेस के नेता ये कह सकते हैं कि देखिए साहब, मोदी फैक्टर फेल हो गया, बीजेपी तो हार गई, यहां पर 240 पर पहुंच गई? और देखिए, ये मोदी क्या फैक्टर फेल हो गया, हार गए, भाई सरकार वही बनाने जा रहा है। लेकिन एक बात इसमें बिल्कुल सही है कि मोदी जी की मकबूलियत का जो हाइप था, जिससे वो 400 कह रहे थे और बहुत कुछ, ये हाइप उनकी गलती है। उन्होंने अपने इमेज को लार्जर देन लाइफ बना लिया और डेफाई कर दिया, उन्होंने उसमें दैवीकरण कर दिया अपने इमेज का। आप जानते हैं, जब एक आपका एमपी का कैंडिडेट ये कहेगा कि जगन्नाथ भगवान की भी मोदी के भक्त है, तो आप वो मानसिकता समझ सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रूरल इंडिया में मोदी बीजेपी को अपेक्षाकृत वोट कम मिले। ये सतर्क किस बात पे होना है? अब की बार 71 सीटें कम हुई है रूरल इंडिया में बीजेपी की। अगर टोटल आप देखेंगे तो 60-65 कम हुई है, लेकिन रूरल इंडिया में 71 इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। मतलब कि हर 5 जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उसमें जी संजीव सर, संक्षेप में सर, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है। कुछ संजीव सर संजीव बोल रहे हैं। संजीव जी बोलिए। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जो एनके साहब जिस हाइप का जिक्र कर रहे हैं 400 पार की, उसके लिए सिर्फ मोदी जी पे दोष नहीं दिया जा सकता, उसके लिए पूरा मीडिया दोषी है, मेन स्ट्रीम। उस सब ने उस हाइप को ऐसे एम्पलीफाई किया कि मोदी जी ने तो एक बार कहा, मीडिया ने रोज उस बात पे घुंघरू बांध के नाचे। तो वो एम्पलीफिकेशन जो हुआ, लोग शायद फिर भी भूल जाते 400 पार, लेकिन मीडिया ने भूलने ही नहीं दिया। ठीक है, आप ध्यान रखिए, आपने जिस 405 सीट 413 सीट की सरकार की बात की, राजीव गांधी की 1985 से 1989 की, उसकी उस सरकार की 1987 से 1989 तक जो रोज मीडिया में धज्जियां उड़ती थी, रोज छिछालेदार होती थी, वीपी सिंह की वजह से, इसकी वजह से, ये मुद्दा, वो किस्सा बोफोर्स का जो आज तक प्रूव नहीं हुआ। मीडिया ने जैसा स्तुतिगान इस बार किया, वो मीडिया को भी समझ में आ जाना चाहिए। संजीव सर, मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका पर अलग से चर्चा करेंगे सर, जरूर, अगर मुमकिन हुआ तो। विषयांतर नहीं होते हैं, आज मैं माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन गोपाल जी, जो बात संजीव जी कह रहे हैं, जो बात संजीव सर कह रहे हैं, उसका भाव ये है। मैं फिर से अपनी बात कहना चाहता हूं। जी एनके सर, एनके सर कंप्लीट। रूरल इंडिया में मोदी को बड़ा नुकसान हुआ है, ये बात मोदी को देखनी पड़ेगी। अर्बन इंडिया में हर 3 कैंडिडेट में 2 जीते हैं, लेकिन रूरल इंडिया में इस बार मोदी के 5 में सिर्फ 2 जीते हैं। तो रूरल इंडिया का जो डिस्ट्रेस है, जो रूरल डिस्ट्रेस है, उसको मोदी को ध्यान देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से गोपाल जी भी इससे इत्तेफाक करेंगे और संजीव भी करेंगे। गोपाल जी, बहुत संक्षेप में सर। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह की नैरेटिव और चर्चा की अभी कोशिश की जा रही है सब जगह, वो बिल्कुल गलत है। आप देखिए, उड़ीसा में हम 1-2 नए स्टेट्स में सरकार बन रही है हमारी,
उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आपने बताया डबल हो गया, तमिलनाडु तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, केरला में खाता खुल गया है, और कई सारे स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान में थोड़ी कमी हुई है, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स में हम लोगों ने, दिल्ली, इन सब में पूरा 100% है। तो देखिए, इतने वर्ष के बाद कुछ चीजें होती हैं, उनको एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन सरकार हम मजबूती से बना रहे हैं, जनता का भी पूरी तरह से साथ है, और उसको, उस चीज को, उस नैरेटिव को, लेकिन सुब्रांश राय साहब, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, अगर सत्ताधारी पार्टी कोई इस नतीजे से कोई सीख नहीं लेना चाहती तो उगालते हुए रहें। बहुत संक्षेप में, अगर देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी तीसरी टर्म में बात को 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है, तो ये भी तो मोदी फैक्टर की वजह से हो रहा है ना। सुब्रांश राय बहुत संक्षेप में। अनुराग, ये कलम है, कल मेरे किसी पत्रकार साथी ने मुझे कांग्रेस हेडक्वार्टर पे दिया था, मैंने कहा चलो ये तुम्हारी कलम आजाद हो गई इस रिजल्ट के बाद, कम से कम आप खुल के बोल सकते हो, लिख सकते हो। आज अब आपको प्लीज अब आपको किसी जोशी जी के मार्गदर्शन की जरूरत है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गोपाल जी ने कई सारे राज्यों का नाम लिया, ये नहीं बताया कि गुजरात जैसा इनका अवैध किला ढहने लगा, उसमें छेद हो गया, जो राजस्थान में सुब्रांश राय, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भी मीडिया की नैतिकता पर ध्यान दे रहे हैं। सर माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है, अगर आप बता सके तो प्लीज बताइएगा, मैं मीडिया पर विस्तार से चर्चा कर सकता हूं खुलकर। मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। सुब्रांश सवाल का जवाब, गोपाल जी प्लीज, गोपाल जी नहीं प्लीज, केवल सुब्रांश राय, केवल सुब्रांश राय। सुनिए, ये आप ही और आपके बहुत सारे साथियों ने इसी एग्जिट पोल के दिन नकार दिया था हमारे वजूद को और हमारे वर्चस्व को। देखिए, कांग्रेस एक सोच का नाम है, हम एक लोकतंत्र की परिभाषा है, अभी एनडीए की सरकार बनी नहीं है, इंतजार करिए, जो क्योंकि जब एनडीए की सरकार बनने जाएगी ना, तो अभी भी गोपाल जी प्लीज माफ कीजिएगा,